नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी तक हमने जो कि 8 चैप्टर जो कि एस एस पांडे की पेपर 2 के लिए हमने कवर कर लिया है। ये पेपर 2 में हमारा जो कि चैप्टर नंबर 9 है, जो कि क्या है, महिला और समाज। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे समाज में किस तरह से महिलाओं की स्थिति अब तक रही है सभी समाजों में, और अभी उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, तथा समाज किस तरह से महिलाओं की स्थिति को जो कि डिसाइड करता है। ठीक है, तो इन आधार पर हम देखेंगे महिला और समाज में क्या किस तरह से समाज महिलाओं को प्रभावित कर रही है और महिलाएं जो कि समाज को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो इसके कुछ बिंदु और पॉइंट है। और शुरू करने से पहले एक बात आपको और जानकारी के लिए कि देखो, ये जो चैप्टर नंबर 9 है ना, ये कुछ खास मतलब कह लो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सोशियोलॉजिस्ट थ्योरी इसमें शामिल हो, या किसी की कोई फैक्ट हो, डेटा हो, या किसी की स्टडी हो, या कोई मतलब जैसे होता है ना सोशल चेंज के लिए हम इमाइल मतलब कि ये कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते, तो ऐसा कोई यहाँ पे थिंकर नहीं है जो हमको जो कि अच्छी खासी स्टडी समझ में बता सके। तो एक तरह से देखोगे तो ये केवल ओवरव्यू, एक तरह से स्टोरी टाइप की पूरी चैप्टर है, जो कि आपके एस्से के लिए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप कहो कि ऐसे इसमें कुछ हमको फैक्ट मिल जाए, डेटा मिल जाए, जिसको मैं नोट डाउन कर लूँ, तो उतनी अच्छे नहीं है। हाँ, एक दो टॉपिक इसके काफ़ी अच्छे हैं जिसको हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए था। बाकी और सब देखोगे थोड़ा सा अच्छे उतने मतलब जितने अच्छे होने चाहिए नोट्स के लिए उतने अच्छे हैं नहीं। तो चलो सब कुछ देखते हुए हम जो एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी देख लेंगे फटाफट से। तो ये चैप्टर जो कि पूरा रीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो मैंने ये सब पूरा रीडिंग किया है इस चैप्टर को, लेकिन पूरा रीडिंग करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जो इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह जहाँ पे आएगा वो मैं आपको पढ़ते पढ़ते मतलब कि आपको बताते हुए समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो जो भी सारे मैम अभी तक चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही आगे वीडियो मिलते रहें। चलो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा। पहला टॉपिक आपका महिलाओं का जनसंख्यात्मक विकरण, मतलब कि महिलाएं की जनसंख्या कितनी है, इस बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बातें कही जा रही है। यहाँ पे देखो 1901 का एक डेटा है जिसमें बताया जाए कि यहाँ पे इस समय जो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 11 करोड़ 70 लाख, कह सकते आप करीब 12 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अब 1901 में जो महिला पुरुष अनुपात भी देखोगे, वो देखोगे 1000 पुरुषों पर 972 थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, लेकिन आज देखोगे 2001 में देखोगे तो आपका 1991 में देखोगे 1991 से 2001 के बीच में ये संख्या जो कि घट के 1972 से कितने हो चुकी है, 1927 हो गई है। मतलब इसमें गिरावट देखने को हमको मिली है। जो मतलब पुरुष के सापेक्ष जो महिलाओं का जन्म दर है वो कम यानी घटता हुआ दिख रहा है। इसके क्या कारण है आप समझ सकते हैं, वही कारण जहाँ पे स्त्रियों को मतलब पराया धन समझना, स्त्रियों को एक तरह दहेज वाला समथिंग चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण जो कि लोग स्त्रियाँ पैदा नहीं करना चाहते। मतलब जो एक फीमेल होती है, फीमेल बेबी होती है, उसको लोग नहीं जन्म देना चाहते। भ्रूण हत्या की काफ़ी केसेस जो कि सन 1991 से लेकर 2000 के बीच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर जो फीमेल रेशियो था वो कम हो गया था। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। और देखो यहाँ पे महिलाओं की औसत आयु भी बता रहा है कि जो कि महिलाओं की औसत आयु देखोगे तो 64.9 वर्ष और पुरुषों की औसत आयु 61.9 वर्ष है। कुछ इस तरह की यहाँ पर छोटी मोटी डेटा है जिसको हमने देख लिया एक नज़र में। अब देखो यहाँ पे बताया भारत में स्त्रियों की परिस्थिति, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि वही आधी दुनिया जो कि पूरी महिलाओं की प्रतिनिधित्व करती है। मतलब हमारा जो पूरा विश्व है उसमें आधी दुनिया किसकी है, महिलाओं की है। इस तरह की बातें करते थोड़ा सा इससे वाली पॉइंट इसमें ज़्यादा हमको समझ में आती है, कुछ ऐसा है नहीं जो हम समझे। अब देखो यहाँ पे देखो ब्रिटिश काल की बात करें, ब्रिटिश काल में देखो औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा के विस्तार, सुधार आंदोलन, महिला आंदोलन और सामाजिक विधानों ने संयुक्त रूप से स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया है, जिससे क्या हुआ, लिंग असमानता में कुछ न कुछ हमको कमी देखने को मिली है। कब की बात हो रही है, ब्रिटिश काल के समय में। ठीक है, फिर अब आज़ादी के बाद के समय की बता रहे हैं। यहाँ पे देखो बताने की कोशिश करें कि स्त्रियों की परिस्थिति कैसी रही है हमारे भारतीय समाज में। तो एक तो से आपको ब्रिटिश काल में बता दिया। अब स्वतंत्र आज़ादी के बाद बता रहा है। आज़ादी के बाद देखो कुछ संवैधानिक प्रावधान हुए, विकास कार्यक्रम हुए, कई महिला आंदोलन हुए, जिसने जो कि इस दिशा में और अच्छा काम करने की कोशिश की, जिससे काफ़ी सुधार हमको देखने को मिला। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे उनकी स्थिति जो कि निम्न बनी हुई है। जैसे देखो आर्थिक क्षेत्र में अभी क्या क्या समस्या है वो हम देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में अभी भी महिलाएं जो कि पुरुषों पर निर्भर है, घरेलू, क्योंकि यहाँ पे देखो जो महिलाएं द्वारा घरेलू कार्य किए जाते हैं उसको मान्यता नहीं मिलती। मतलब उसकी कोई सैलरी नहीं है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, 24/7 वाली जॉब है जो विदाउट सैलरी, ऐसा आप कर सकते हैं से। ठीक है, आज भी देखो स्त्रियों को पिंक कॉलर वाली जॉब मिली है, जैसे शिक्षिका, नर्स, एयर होस्टेस, सेल्स गर्ल्स। मतलब इनकी कुछ
कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही इनको जॉब मिल रही है, बाकी सभी क्षेत्रों में इनको जॉब नहीं दिया जा रहा है, इनको जॉब के लिए प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। और आज भी देखो संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 13% है, और देखो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली महिलाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4% है। मतलब अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाओगे तो देखोगे आपको 96% बॉयज मिलेंगे, 4% ही केवल लड़कियां हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। मतलब उनका उच्च स्तर पर जो एजुकेशन जो कि उतना अच्छा है नहीं। अगर उच्च स्तर पर ये पढ़ाई कर भी रही हैं तो कुछ घरेलू कोर्स वगैरह, यही सब सिलाई कढ़ाई की काम, यही सब होता है, उनको जानबूझ के ऐसे कोर्स कराया जाए ताकि वो अपनी गृहस्थी को संभाल सके आगे चल के। ठीक है, तो वही बात करें कि इस तरह से आप देखो कि एक आर्थिक स्तर पर अभी भी कितने पिछड़े हुए स्तर पर महिलाएं हमारे समाज की हैं। ठीक है, और देखो इसके साथ और भी कहा जा रहा है जो दहेज प्रथा है वो स्त्रियों के साथ एक रोग की तरह जुड़ा हुआ है। ठीक है, विधवा विवाह को अभी भी पूर्णतः मान्यता नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जो आपको देखोगे। जैसे और भी कुछ कॉमन समस्या आज के समय में आप देखो, आज के समय जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है ऐसी समस्याएं, जैसे रेप की घटनाएं, छेड़छाड़, यौन शोषण व हिंसा की घटनाएं काफ़ी वृद्धि आजकल देखने को मिला है। खासकर दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। आप इससे अच्छे से वाकिफ भी है। ठीक है, फिर और देखो जिससे वही मादा भ्रूण हत्या, यानी बच्चे में जो अगर पता चले गर्भ में कि जो बेबी है वो फीमेल है तो उसकी उसी टाइम जो कि हत्या कर दी जाती है। और कन्या शिशु हत्या, मतलब जो अगर फीमेल है तो उसकी अगर बच्चे पैदा भी हो गई तो उसके मतलब पैदाइशी की कुछ ही टाइम बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे कुछ मतलब अब पोषण में भी देखो उनको भेदभाव, जैसे आप देखोगे कि क्या होता है कि अक्सर देखोगे जो महिलाएं होती घर की, पुरुष जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद महिलाएं खाना खाती हैं। ये सिस्टम काफ़ी जो कि पुराना है और जो कि काफ़ी जो कि एक तरह से कह लो उनके साथ पोषण में भेदभाव करता है। इसीलिए देखते हो महिलाओं को तरह तरह की बीमारी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा बीमारी से वो ग्रसित है, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिएंट भोजन यानी संतुलित आहार चाहिए होता है वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो खाना बचा है बस वही वो भोजन करती हैं, प्रॉपर खाना उनको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की समस्याएं जो कि महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है आज भी हमको हमारे समाज में देखने को मिलती है। अब देखो इस स्थिति का कारण क्या है। देखो इस स्थिति के परंपरागत और आधुनिक दोनों कारण बताए जा रहे हैं। तो पहले परंपरागत कारण देख लो कि महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके परंपरागत कारण क्या है। जैसे देखो महिलाओं को हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही स्त्रियों को कई अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश व शिक्षा की अनुमति नहीं दी गई। मतलब उनको जब शिक्षा ही नहीं दिया जाएगा तो उनको अपनी जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रति पता ही कैसे चलेगा, वो जागरूक कैसे होंगे अपने अधिकारों पर। ठीक है, तो यही सब कारण है परंपरागत। और देखो जो कर्मकांडी व्यवस्था वहाँ पर स्त्रियों को विवाह के अलावा किसी भी संस्कार में शामिल नहीं किया जाता। मतलब भेदभाव की पूरी तरह से जो कि यहाँ पे प्लानिंग कर दी गई है महिलाओं के लिए प्राचीन काल से ही। ठीक है, अब परिवार में पितृसत्तात्मक स्वरूप के कारण जो कि सत्ता संरचना में भी स्त्रियों की कोई अधिकार प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की और देखो साथ ही जो जाति व्यवस्था के नियम है वो भी स्त्रियों की स्थिति को जो कि दोयम दर्जे की बना रही हैं। तो ये कुछ परंपरागत कारण है जिसकी वजह से स्त्रियों की स्थिति आज अच्छी नहीं है। दूसरा जो आधुनिक कारण भी है, देखो उसमें क्या है, आधुनिक काल में पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भरता, शिक्षा और राज्य द्वारा उनके सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले प्रयासों की कमी के कारण उनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। कानूनों के कारण, व्यक्तिगत कानूनों के कारण, व्यक्तिगत कानून करेंगे मतलब जो धार्मिक कानून है, जो लॉ है, पर्सनल लॉ है, यानी व्यक्तिगत कानून जो धर्म के आधार जो कानून नियम कानून होते हैं उसके उस आधार पर बोल रहा है। धार्मिक कानून के कारण आज भी महिलाएं कानून के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित है। ठीक है, और उदारीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति ने महिलाओं को आज उपभोग की वस्तु के रूप में प्रचारित किया, जिससे उनकी स्थिति और भी निम्न हुई है। तो ये कुछ आधुनिक कारण है जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में आप देखोगे गिरावट आई है, और ये पारंपरिक कारण, मतलब दोनों कारण मिलकर जो कि इनकी स्थिति को डाउन ही किए जा रहे हैं। अब देखो हमारे मतलब स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। देखो दो स्तर पर प्रयास किए गए। एक तो संवैधानिक स्तर पर प्रयास किए गए जिसमें जो कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा व्याप्त की गई, मतलब सभी का कल्याण हो, स्त्री पुरुष सब जो कि समान हो, इस तरह की बातें की गई हमारे संविधान में। दूसरा आप देखोगे विभिन्न योजनाओं के जरिए जो कि इनको जो कि सुधार की प्रयास किए गए। तो पहले देखते हैं संवैधानिक प्रयास क्या क्या किए गए हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो देखो महिलाओं की परिस्थिति में सुधार के लिए हमारे जो संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में अच्छी नहीं है, अतः इनको जो समानता का अधिकार और स्वतंत्रता देना आवश्यक होगा, तभी इनका जो कि कल्याण हो सकता है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही इनके लिए प्रावधान किया, महिलाओं के लिए प्रावधान किया कि अनुच्छेद 14 जो हमारा है वो समानता का वो देखो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 14 के तहत मतलब जो पुरुष और महिला उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में कर दिया गया है। फिर
उसका देखो अनुच्छेद 15(1) में बोला गया लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। अब महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु विशेष प्रावधान करने का अधिकार अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से दिया गया है। देखो अनुच्छेद 15(1) में क्या बोला है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 15(3) जो कि एक स्पेशल प्रोविजन करता है कि महिलाओं के संबंध में राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अगर यहाँ पे पुरुषों से भेदभाव होता है तो यहाँ पे कोई मतलब समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये काम किया जा रहा है। फिर देखो इसी तरह आर्टिकल 16 में भी भारतीय समाज में आर्टिकल 16 में भी इस तरह का प्रावधान किया गया। और साथ ही देखो कि भारतीय समाज में एक बड़ी समस्या रही है मानव के दुर्व्यवहार की। मतलब देखोगे आप बहुत से जगह पे जो कि अभी भी देखने को मिलता है कि गर्ल्स को जो कि सेल किया जाता है, ठीक है। उसके बहुत से कारक होते हैं, उनसे इनकम लेने के लिए, उनसे जो भी आप कह लो अपने, तो उसके लिए जो कि उनको सेलिंग किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया था उस टाइम, अनुच्छेद 23 मतलब आर्टिकल जो 23 था उसमें इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया था और इसको जो कि दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। और इसके साथ ठीक है, तो इस तरह की बात जो को यहाँ पे इसको इस तरह से सुधार करने की प्रावधान हमारा संविधान करता है। फिर देखो जो हमारा संविधान का नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP है, वो राज्य को योजना निर्माण करने व कल्याणकारी भूमिका निर्वहन करने हेतु निर्देशित करता है। इसके तहत देखो स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग रोकने और कार्य को उनकी शक्ति के अनुकूल होने की बात कही गई। मतलब उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान, ऐसे काम उनको दिया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य की हानि ना हो, ठीक है। फिर उसका देखो हमारा जो DPSP है उसमें बोला गया कि 39 का अंग आप देखोगे तो उसमें लिखा गया प्रसूति सहायता का उपयोग। मतलब जो राज्य है वो महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का, मतलब जो आप प्रेगनेंसी समय या डिलीवरी की जो बात होती है उस समय जो हेल्प हो सकता है मेडिकल रूप से वो या फाइनेंशियल रूप से, वो जो कि गवर्नमेंट करे, ऐसा हमारे DPSP में निर्देश दिया गया। तो कुछ इस तरह से भी हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया था। साथ ही आप देखोगे आर्टिकल जो 42 है इसमें भी इस तरह के प्रावधान देखने को मिलता है। फिर आर्टिकल 44 देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे समान आचार संहिता की बात करता है। यानी कि यहाँ बोला जाता है कि विभिन्न धर्म के आधार पर जो भेदभाव वाले कानून है उनको हटा के केवल एक समान कानून जो कि आप लागू करिए, जो कि पुरुष और महिला और सभी धर्म की महिलाओं के लिए एक समान लागू होगा। तो इस तरह का भी जो कि आपको देखोगे DPSP में प्रावधान किए गए। साथ ही आप मौलिक कर्तव्य में देखोगे तो जो हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें आर्टिकल 51 में यह प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक दायित्व निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो देखो ये यहाँ पे हमको जो कि काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल गए। कभी स्त्री से संबंधित कोई भी समस्याओं को लिखने आते हैं या उनके संबंध में प्रावधान की बात आती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रावधान इतने सारे बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो तो हमारे संविधान ने काफ़ी कुछ प्रयास किया है ताकि महिलाओं की स्थिति जो समाज में उस टाइम खराब अच्छी नहीं थी कह सकते हो, वो थोड़ा उसमें सुधार हो सके, ठीक है। फिर और देखो कई कानून भी बनाए गए इन महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए। देखो जैसे संपत्ति का अधिकार, जिसके तहत उनको जो कि संपत्ति में अधिकार के बराबर जो कि बराबर अधिकार दिया गया, ठीक है, 2005 में अमेंडमेंट करके। फिर देखो वैवाहिक कानून भी दिए गए जिसके माध्यम से अब स्त्रियाँ भी जो कि डाइवोर्स ले सकती है अगर वो अपने मैरिज लाइफ में खुश नहीं है तो, ठीक है। इसी तरह देखो 1937 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 भी आया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार दिए हैं पर सीमित अधिकार दिए हैं, ठीक है। फिर संरक्षण संबंधी विधान है, मतलब संरक्षण संबंधी देखो बच्चों ने संरक्षण के रूप में माता के अधिकार को हिंदू आवश्यकता और संरक्षण अधिनियम 1956 और अभिभावक तथा आश्रित अधिनियम 1990 द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया, परंतु मां का अधिकार अभी भी पिता से कम है। कहने का मतलब संरक्षण संबंधी विधान मतलब जो बच्चों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है उसके संबंध में प्रावधान किए गए कि महिलाएं जो कि अपने बच्चों के संरक्षण के लिए अगर मान लो डाइवोर्स हो जाता है तो बच्चे अगर महिलाओं के पास है तो उनके लालन पालन के लिए जो खर्च होंगे वो जो कि हस्बैंड उनको देगा। तो इस तरह से संबंधित कुछ प्रावधान भी किए गए और रोजगार, महिलाओं को रोजगार से संबंधित भी प्रावधान किए गए। जैसे यहाँ पे देखो शोषण रहित उचित वातावरण प्रदान करना ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा। और फिर बोला गया विभिन्न कारखाना अधिनियमों के माध्यम से महिला कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण तथा काम के घंटे तथा अल्पवयस्कों को नियोजित करने के संबंध में कानून बनाए गए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा महिलाओं से काम करा रहे हो फैक्ट्री में 10-10 घंटे 12 घंटे, नहीं, आपको एक सीमित टाइम फिक्स टाइम दिया गया। ऐसा नहीं कभी 8 घंटे काम कराए कभी 12 घंटे, ऐसा नहीं, एक फिक्स टाइम उनका होना चाहिए, ठीक है। उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। और साथ ही जो अल्पवयस्क बच्चे यानी जो फीमेल है बट अभी वयस्क नहीं हुए, छोटे हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको भी जो कि प्रोटेक्शन मिले, ऐसे काम में वो ना जाए। तो इस तरह के लिए भी काफ़ी कानून बनाए गए। फिर देखो अब घरेलू हिंसा से संबंधित उनके लिए भी कानून बनाए गए। जैसे देखो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जिसको 1986 में पारित किया गया और 2003 में दहेज लेना व देना दोनों को दंडनीय अपराध और गैर जमानती अपराध माना गया। तो मतलब दहेज के संबंध में भी कानून बनाया गया। तो बहुत सारे कानून बनाए गए। साथ ही देखो 2006 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया ताकि महिलाओं को जो शारीरिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, यौन हिंसा, मौखिक हिंसा और
आदि को जो कि घरेलू हिंसा के रूप में डिफाइन किया गया और इन सब हिंसाओं से उनकी प्रोटेक्शन हो सके इसके लिए भी जो कि उनके प्रावधान, कानूनी प्रावधान किए गए। अब देखो वहीं पे बता रहा है कि इस समय यहाँ पे देखो कुछ खास उतना है नहीं, वही सब बातें यहाँ पे हो रही है। अब देखो ये सब भी कुछ यहाँ ये वाला जो पॉइंट देखा था हमने, ये भी कुछ खास नहीं है। मतलब कि यहाँ पे करने का मतलब कि यहाँ से ये टॉपिक चलता है कि वैधानिक जो प्रयास किए गए उसी में बता रहा है कि 1950 से 75 तक देखोगे तो महिलाओं के विकास में कुछ खास प्रयास नहीं किए गए। फिर 1975 से 85 के बीच में देखोगे तो यहाँ पर महिलाओं के विकास के लिए जो काफ़ी आंदोलन चले, कई सारी जो कि व्यवस्थाएँ चली। फिर 1985 के बाद देखोगे तो कई पंचवर्षीय योजना, जैसे देखो छठी पंचवर्षीय योजना जिसका टाइटल था महिला और विकास, फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आया था जिसमें जो कि महिलाओं में चेतना में वृद्धि की थी, कानूनी सहायता उनको उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी और कई जो कि योजनाएं चलाकर जो कि उनकी जो परिस्थिति उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया था। तो देखो और कौन कौन से स्कीम थे यहाँ पे देखो, इस समय देखोगे आपका जो छठी परियोजना था यहाँ पे देख लो, महिला और विकास का इसका टाइटल ही था। मतलब ये पूरी तरह से महिलाओं के विकास पे जो कि कंसंट्रेटेड था, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें देखो महिलाओं को जागरूक बनाना था, उनके अधिकारों को लेके सब कुछ, ये सब प्रयास यहाँ पे थे। और कुछ स्कीम भी चलाए गए, जैसे देखो यहाँ पे अगर आप इसको मेंशन करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे IRDP, ट्राइसेम, NREP कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके अतिरिक्त कुछ महिला केंद्रित कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए, जैसे DWA, CRA, STRP, ठीक है। ये सब क्या है आप गूगल करिएगा, थोड़ा सा आप नॉलेज इंक्रीज करिएगा, ठीक है। अगर सब कुछ मैं यहीं पर बता दूंगा तो आप इसके लिए जो कि गूगल नहीं करेगा और आपको जो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए वो सब आप नहीं गेन कर पाओगे, ठीक है। तो चलो ये कुछ मतलब एक्ट के कुछ प्रावधान भी किए गए, कुछ अधिनियम भी बनाए गए। और साथ ही देखो वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा था, वैश्विक स्तर पर भी देख लो। देखो वैश्विक स्तर पर 1985 में नैरोबी सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का जन्म हुआ। मतलब कि एक नैरोबी सम्मेलन हुआ जहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण यानी महिलाओं को मजबूत बनाने की स्थिति के लिए, ऐसी परिस्थितियों का विकास करने के लिए, स्कीम लाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जो कि एक अवधारणा का जन्म हुआ, जिसने महिलाओं को मात्र कार्यक्रम का लोभी भोगी न बनाकर स्वयं की छवि और आत्मनिर्भर प्राप्त करने पर बल दिया। मतलब ये जो नैरोबी सम्मेलन था इसमें ये नहीं बोला गया कि ऐसा नहीं, इसने ये बोला कि ऐसा नहीं कि महिलाएं सिर्फ गवर्नमेंट जो स्कीम दे उसी के आधार पर जो कि अपना विकास करे, बल्कि महिलाएं जो कि स्वयं से आत्मनिर्भर बने, मतलब ये रोजगार करे, अपना खुद का रोजगार शुरू करे या फिर किसी कहीं जॉब करे, मतलब ये भी इकॉनमी में पूरी तरह से अपना सहयोग दें, तभी ये आत्मनिर्भर बन पाएंगी। तो इस तरह के भी प्रयास आपको देखोगे किया गया था। अब भारत में भी महिला विकास के साथ अब जो नया नारा उभरा हुआ था महिला सशक्तिकरण। मतलब अब तक महिलाओं को केवल स्कीम के जरिए दिया जाता, लेकिन अब भारत इसके प्रभाव में जो नैरोबी सम्मेलन था आपका, इसके जरिए जो कि भारत में भी महिला सशक्तिकरण की आवाज़ बुलंद हो गई, ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण क्या है ये देख लो, इसका अर्थ देख लो यहाँ पे, हिंसा के ढांचे, कानूनों, संपत्ति, अधिकारों, स्वामित्व के ढांचे और अन्य संस्थाएं जो कि पुरुष प्रभुत्व को बनाए रखने या बढ़ाने में सहायक है, उनमें आमूल परिवर्तन किया जाए। इस नई नीति के तहत सशक्तिकरण की प्रक्रिया में औरतों में संगठन का निर्माण और चेतना जागरण पर जोर दिया गया। कहने का मतलब जहाँ भी जो भी ऐसी संस्थाएं जहाँ पे पुरुष प्रभुत्व है, पुरुष का डिसीजन इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के डिसीजन वहाँ पे मायने नहीं रखते, तो इन सभी में जो कि आमूलचूल परिवर्तन किए जाए और साथ ही जो महिलाएं उनको संगठित किया जाए, उनको पूरा उनका एक एकीकरण किया जाए और उनमें जो कि चेतना का जागरण, मतलब उनमें जो जागरूकता जो कि लाई जाए। तो ये जो आपका महिला सशक्तिकरण की डिफिनेशन एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए, जैसे देखो यहाँ पे महिला विकास कार्यक्रम 1984, चेतना जागरण कार्यक्रम 1986, महिला समाख्या 1989, ठीक है। इन कार्यक्रमों का देखो 3 बातों पर बल दिया गया इन कार्यक्रमों में। पहला देखो बोला जा रहा है लिंग आधारित संबंधों के दमनात्मक स्वरूप को सामने लाना। मतलब ऐसी जो प्रक्रिया थी जो महिलाओं को जो पुरुष मतलब महिला पुरुष के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, ऐसी प्रक्रियाओं को, ऐसी बातों को जो कि समाज के सामने लाना, उनको उजागर करना, इसके प्रति जो कि महिलाओं को जागरूक बना के उनके प्रति आवाज़ उठाना। ऐसे संबंधों को चुनौती देना, मतलब ये जो लिंग आधार पर भेदभाव होता था, ऐसे संबंधों को जो चुनौती दिया जाए। अब महिलाओं की भागीदारी में सामाजिक संबंधों में महिलाओं के पक्ष में परिवर्तन करना, मतलब कि सामाजिक संबंधों में देखोगे जो भी डिसीजन हो रहा है वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर उसमें जो कि परिवर्तन लाना। तो इस तरह की 3 बातों पर जो कि इन कार्यक्रम के जरिए जो कि बल दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे वही बताया कि इनकी जो कि कुछ कमियां भी थी, जैसे देखो पितृसत्तात्मक जो परिवार था वहाँ पे जो कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देता था, इन कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं होने देता था, और बाकी जो पितृसत्तात्मक विचार देखो कहीं ना कहीं महिलाओं में भी आ गई थी, ठीक है। तो इस तरह की बातें
यहाँ पे बताई जा रही है। फिर वही बोला जाए कि सभी समस्या, सभी लोग यहाँ पे जितने व्यक्ति थे जो स्वयं महिला थे वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। उनको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि महिलाएं जो कि घर की चारदीवारी में काम करती है, पुरुष जो कि बाहर काम करते हैं, ऐसा उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। आप आज भी देखोगे जो आपका क ख ग वाला हिंदी की पुस्तिका है उसमें देखोगे औ से औरत लिखा है और उसमें जो फोटो बना है उसमें दिखाया जाए कि जो औरत है वो औखली से कुछ कूट रही है, मतलब उसको घरेलू कार्य करते हुए दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे यही बात बताया जाए कि यहाँ यानी कि हमारी जो पुस्तकें जो हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें शिक्षित करती है, हमें जागरूक करती है, वो भी हमें यही बता रही है, वो भी जो कि पितृसत्तात्मकता भाव से पीड़ित हैं और वो भी हमें यही दिखाएंगे कि जो औरतें वो घर का काम ही करती हैं और कुछ काम नहीं करती है। तो ठीक है, तो यानी हमको बचपन से सिखाया जा रहा है जो औरतें हैं उनको केवल घर का ही काम करना चाहिए। इसलिए जो औरतें हैं स्वयं वो भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है और वो भी चाहती कि नहीं जो हम अगर घर की चारदीवारी में, तो इसी में जो कि हमारे समाज में सम्मान बना रहेगा, इसी में जो कि हम खुश है, हमें बाहर नहीं जाना है। तो इस तरह की पूर्वाग्रह भी जो कि समाज में देखने में, इस तरह की समस्या के कारण जो कि ये सब जो योजनाएं उतने ज़्यादा आप देखोगे सफल नहीं हो पाए। ठीक है, फिर देखो कालांतर में देखो 2000 वर्ष जो 2001 था उसको महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वर्ष 2001 जो था उसको महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखो इसके तहत क्या किया गया था आपका कि पहली बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई थी। देखो जिसके कुछ प्रमुख बिंदु थे, क्या थे राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के। देखो इसमें कुछ प्रावधान किया गया था कि देश में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से सहभागिता सुनिश्चित किया जाए। महिलाएं हेतु ऐसा वातावरण निश्चित करना कि वे स्वयं सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बना सकती हैं। ठीक है, भेदभाव को दूर करने हेतु सामाजिक प्रक्रिया विकसित करना, मानवाधिकार के उपयोग में उन्हें सक्षम बनाना, समाज में समान भागीदारी हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना, मतलब जो भी समाज में डिसीजन वगैरह हो रहा है या फिर जो भी क्रियाकलाप हो रही है उसमें उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, बालिकाओं और महिलाओं के प्रति विविध अपराधों के रूप में व्याप्त असमानता को खत्म करना। ठीक है, जो भेदभाव है उन सभी से संबंधित जो भी अपराध हो रहे हैं उनको खत्म करना। ठीक है, तो ये कुछ ये जो आपका पहली बार आपका जो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष बनाया गया था तो उसके तहत की कुछ नीतियाँ बनाई गई थी जिसकी ये कुछ प्रमुख बिंदु थे, हमने देख लिया था। ठीक है, और फिर देखो इसके बाद जो कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए। ठीक है, देखो जैसे स्वावलंबन योजना था जहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षित कराकर उन्हें टिकाऊ आधार पर रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कराना था। स्टेप एक योजना थी आपकी जहाँ पे पशुपालन, कृषि, हस्तशिल्प, रेशम कीट आदि के माध्यम से महिलाओं का प्रशिक्षण कराना ताकि वो इन सब कामों में जो कि आगे बढ़े और अपने लिए रोजगार का एक अवसर प्राप्त कर सके। फिर देखो स्वयं सिद्धि योजना है जिसमें जो कि इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाना और ये जो कि इनमें जो कि समन्वय स्थापित करके छोटे छोटे उपक्रमों को बढ़ावा देना, मतलब एक तरह से इनको संगठित करना और संगठित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, फिर इसका देखो स्वशक्ति योजना आया था जिसमें क्या हुआ था, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम में महिलाओं को कड़े सामाजिक श्रम से मुक्ति, स्वास्थ्य, साक्षरता और आत्मविश्वास में वृद्धि की बात की गई थी। मतलब इनको जो कठोर कार्य है जो महिलाओं के लिए थोड़ा से कठोर होते हैं, ऐसे काम इनको नहीं कराना चाहिए, बल्कि इनमें जो कि स्वास्थ्य की इनकी देखभाल अच्छे से हो, इसमें साक्षरता हो, इनमें जो कि अपने ये मतलब स्वयं जो कि समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसके लिए जो कि इनमें आत्मविश्वास भी दृढ़ करना होगा। तो ये कुछ स्कीम है जहाँ पे हमको बताया। फिर देखो एक स्वाधार योजना है जिसके तहत क्या अगर जो महिलाएं जेल से रिहाई हो रही हैं या जो कैदी हैं या जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गई हैं, ठीक है, या फिर जो वैश्यालयों या मुक्त या बेघर महिलाओं को पुनर्वास, ऐसे कुछ उनको कौशल विकास देना, उनका पुनर्वास करना, ऐसे संबंधित कुछ सेवाएँ हैं जो उनको उपलब्ध करना। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये स्वाधार योजना। ठीक है, तो इस तरह से जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रावधान किया जा रहा था। अब देखो यहाँ पे देखो महिलाओं के लिए जो कि देखो एक बिल भी आया था कि लोकसभा में उनको 33% का आरक्षण देना चाहिए जैसा कि गांव ग्राम पंचायत में दिया जा रहा है, लेकिन ये बिल जो कि पास आपका नहीं हो पाया था लोकसभा में। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका लोकसभा अभी भी ये बिल को देखो 3 बार आया और तीनों बार पास नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपका लोकसभा में पुरुष प्रधान देखोगे, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और पुरुष जो कि पितृसत्ता को अपने खोना नहीं चाहते, उनमें ये भय है कि महिलाओं की संख्या अधिक हो जाएगी तो हम कैसे जो कि हमारी सत्ता जो कि कहीं छीन न जाए। तो इस तरह की बातें जो कि अभी भी मतलब जो हमारी लोकसभा है वो देखो अभी भी आज इतने आदमी मतलब विश्व आज 2021 के टाइम पीरियड चल रहा है, इतने साल के बाद भी जो कि ये बिल जो कि पास नहीं हो सका। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें हैं।
जिससे आपको स्पष्ट होगा कि जो हमारी लोकसभा यानी जो हमारे जो लीडर हैं, नेता प्रतिनिधि, वो स्वयं नहीं चाहते कि स्त्रियों को भी समाज में समानता का अधिकार दिया जाए, उनका भी उत्थान किया जाए। अगर एक तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो इसका मूल्यांकन किया जाता है, वही मतलब कि कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जैसे निशा शर्मा है, इन्होंने दहेज लोभी वर्ग को लौटाकर अपने जैसे शिक्षित युवा लड़कियों को प्रेरित किया था। तो एक कुछ एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हो कि कैसे महिलाएं आज जो कि अपने अधिकारों के प्रति जो कि जागरूक हो रही हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखो कुछ खास नहीं इधर, यहाँ पे कुछ सुझाव दिया जा रहा है कि कैसे महिलाओं का जो कि सशक्तिकरण और अच्छे से हो सकता है। जैसे देखो उनके शिक्षा, निचले स्तर शिक्षा को प्रसार करना, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। अब पुरुष प्रधान जो सोच है उसको बदलना होगा हमको। अब महिला वर्ग को स्वतंत्रता, सुविधा, भागीदारी और सार्थक सिद्ध करना होगा। उसके लिए कुछ कदम आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। और साथ ही जो पंचायत में उनको जो राजनीतिक सशक्तिकरण दी गई है, ऐसी हमको जो कि लोकसभा और राज्यसभा में भी देनी होगी। साथ ही इसके आगे देखो, आगे बोलता है कि जो ये महिलाओं के सामाजिक अधिकार संबंधी जो इसका राजनीतिकरण होता है, इससे इसको जो कि बचना होगा। बल्कि इसके बजाय हमको क्या करना पड़ेगा, जो विभिन्न दल है उनके बीच जो कि इस मुद्दे को लेकर आपसी तालमेल भी बैठाना आवश्यक है। विभिन्न दलों के जो लोग हैं उनको भी ये जागरूक करना आवश्यक है कि आज महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है उनको राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हो। इसके लिए जो कि लोकसभा राज्यसभा में जो कि आपको उनको 33% का जो आरक्षण है, ऐसे बिल को भी पास करना होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रावधान थे जिससे हम समझे कि किस तरह से मतलब वे फॉरवर्ड थे, कुछ सुझाव थे जिससे महिलाओं की स्थिति को और बेहतर किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे एक बात होती है समान नागरिक संहिता, इसके द्वारा जो कि स्त्रियों की परिस्थिति की बात होती है। समान नागरिक संहिता आप समझो, ये आर्टिकल 44 जो आपका है डीपीएसपी का, आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी है, ये जो कि राज्य को निर्देशित करता है कि आप जो है कि आगे जाके समान नागरिक संहिता नियम को, कानून को लागू करेंगे। इसका कहने का क्या मतलब है कि सभी नागरिकों पे जो कानून होंगे वो समान लागू होंगे। देखो आप कहोगे सर ये तो ऐसा तो हो चुका है, ऐसा तो हमारे संविधान में होता है कि यहाँ पे कानून के आधार पे मतलब किसी में भेदभाव नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन अभी क्या देखो बहुत से जो धार्मिक कानून है ना, विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग प्रावधान है। जैसे मुस्लिम धर्म के लिए मुस्लिम कानून के हिसाब से चलता है। कुछ धार्मिक मामलों के मतलब कुछ उनके जो निजी मामले होते हैं उन मामलों के लिए, जैसे डाइवोर्स का एक मामला था उस पर, ठीक है, विवाह संबंधी कोई मामला है, गोद लेने संबंधी मामला है, उत्तराधिकारी संबंधी कोई मामला है, तो ये सब किससे डिसाइड होता है? ये जो धार्मिक कानून है उनके द्वारा जो कि भारत में डिसाइड होता है। तो मुस्लिम धर्म के आधार पर मुस्लिम लोगों के लिए डिसाइड होता है, हिंदू धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के लोगों के लिए डिसाइड होता है। इसलिए इसी तरह देखो विभिन्न धर्म के लोगों के लिए विभिन्न धर्म के आधार पर डिसाइड होता है। तो अब बात ये हो रहा है, जब देखो इस पर क्या हो रहा है, एक तरह से कानूनी स्तर पर भेदभाव दिख रहा है आपको, है ना, कि इनके लिए कुछ अलग कानून है, इनके धर्म में कुछ अलग कानून है। तो वही बात बोला जाए कि इस तरह का जो कि अलग अलग कानून ना हो बल्कि एक समान कानून होना चाहिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है समान नागरिक संहिता यही है कि सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पर विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग कानून हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आओ यहाँ पे समझते देखते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं। भारत जो देखो विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक जातियाँ, धार्मिक संप्रदाय, संस्कृतियाँ और एवं भाषा के लोग प्राचीन काल से ही एकता के सूत्र में बंध कर निवास करते आए हैं, ठीक है। विविधता में एकता की इस स्थिति के बावजूद अभी भी यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों संपत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार, बच्चों की संरक्षकता, बच्चों को गोद लेना, विवाह, तलाक आदि सामाजिक मामलों में अपने विशिष्ट निजी कानून और नियमों की ही मान्यता देते आ रहे हैं। चूँकि इन व्यक्तिगत कानूनों का आधार धर्म और परंपरा रहा है, अतः यह भी महिलाओं की निम्न परिस्थिति के लिए कमोवेश जिम्मेदार भी है, ठीक है। वैविध्यपूर्ण दशा को संपूर्ण राष्ट्र में समान बनाने हेतु औरतों को सम्मानजनक परिस्थिति दिलाने के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना की बात की जाती है, ठीक है। मतलब औरतों को समान स्थिति दी जाए, इसलिए जो कि आपको जो कि समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए, इस तरह की बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव है। देखो जो ये धार्मिक कानून है, परंपरागत कानून है, जिसे हम निजी कानून करें, इससे देखो स्त्रियों पे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डाले। क्या क्या है वो हम समझते हैं। देखो जैसे बोला रहा है यहाँ पे, देखो कहा जा रहा है संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकारों का अभाव और पुरुषों के बराबर महिलाओं के काम, श्रम और पहचान की मान्यता का अभाव निजी कानूनों का आधार रहा है। देखो निजी जो कानून है या धार्मिक कानून है, इसका क्या आधार रहा है कि संपत्ति पर जो कि इनका जो स्वतंत्र अधिकार है वो नहीं होगा महिलाओं का, केवल पुरुषों को होगा। और पुरुषों के बराबर महिलाओं को काम, श्रम और पहचान की मान्यता नहीं दी जाती है। ये जो बेस है नहीं दी जाएगी, ये जो बेस है यही इस कानून का आधार रहा है,
ठीक है। अब देखो कह रहा है इससे महिलाओं की द्वितीय श्रेणी की स्थिति और पुष्ट हो जाती है। वे न केवल हिंसा का शिकार होती है बल्कि ऐसी परिस्थितियों से निकलने के लिए विकल्पहीनता के भी शिकार होती है। मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम इस परिस्थिति से कैसे निकले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा जाता है महिलाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव के कारण प्रायः संपत्ति अधिकारों, उत्तराधिकारों, मायके में संपत्ति अधिकारों के अभाव ने महिलाओं की स्थिति को और बेहद कमजोर कर दिया है। और देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। लता मित्तल, मैरी रॉय, शाह बानो और शहनाज शेख जैसे कई नाम ऐसे हैं जो भेदभावपूर्ण निजी कानूनों के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक बन चुके हैं। देखो ये कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया, उन्होंने बोला कि ये कानून सही नहीं क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का मूल अधिकार का हनन करता है। अक्सर निजी कानूनों में व्याप्त विसंगतियों, सामान्य कानून से टकराव के कारण सामान्य कानूनों में मौजूद समानता व स्वतंत्रता की भावना को चोट पहुँचती है। यहाँ पर कहा जाए देखो जो हमारे सामान्य कानून, जो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त कानून है, अक्सर ये कानून और जो निजी कानून यानी जो धार्मिक कानून है, इन जब धार्मिक कानून अपने डिसीजन देता है तो क्या होता है, जो हमारा सामान्य कानून वो प्रभावित होता है। इसकी जो स्वतंत्रता और समानता की भावना है सामान्य कानून यानी संविधान में, वो जो कि प्रभावित होती है। अब देखो यहाँ बोला जाए कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है, कैसे है, ये यहाँ पर हम समझते हैं। देखो निजी कानूनों और संविधान के द्वंद्व के समाधान के रूप में संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व के रूप में विद्यमान समान नागरिक संहिता को रखा है। 1986 के शाहबानो मुकदमा में न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ और 1995 में सल्ला मुदगल के मामले में न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने समान नागरिक संहिता पर बल दिया। देखो मतलब यहाँ कुछ आपका जजमेंट है जहाँ बताया जा रहा है कि कुछ जजों ने जो कि समान नागरिक संहिता पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा है बार बार कि आप समान नागरिक संहिता को लागू कीजिए, ठीक है। और देखो कुछ VN खेरे भी रहे, इन्होंने भी जो है समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है संविधान का अनुच्छेद जो 44 है, ये इसी में बोला गया है कि राज्य जो कि समान नागरिक कानून संहिता लागू करे। अभी देखोगे तो पूरे भारत में केवल गोवा एक ऐसा राज्य है, गोवा, जहाँ पे ये समान नागरिक संहिता लागू, मतलब गोवा राज्य में अगर आप किसी भी धर्म के हो तो आप पे एक ही प्रकार का कानून लागू होगा, आपके धार्मिक कानून लागू नहीं होंगे इन सब मामलों में, ठीक है। जो सामाजिक मामले उनमें इसका देखो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा राज्य, ऐसा आर्टिकल आपका 44 कहता है हमसे, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य आधुनिक तथा समतामूलक, शोषण रहित और भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने का प्रयास था जिसमें विभिन्न धर्मावलंबियों के पुरुषों और स्त्रियों के मध्य कोई विभेद न हो। अब देखो और कहाँ इस तरह के व्यवधान जो कि प्रावधान किए गए हैं, ये देखो हमारा जो प्रियम्बल है वहाँ पर भी देखो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने का उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख किया गया हमारे प्रियम्बल में। व्यक्ति की गरिमा का शब्द का तात्पर्य है कि व्यक्ति अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों की गरिमा को सम्मान दिया जाए और दोनों के लिए समान कानून हो तथा राज्य द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो भी एक तरह से देखो इनडायरेक्टली निर्देश देता है कि समान नागरिक संहिता जो कि लागू होना चाहिए। अब फंडामेंटल ड्यूटी में देखोगे तो जो फंडामेंटल ड्यूटी का खंड ग और अंग है, इसमें भी समान नागरिक संहिता की जरूरत को एक तरह से दिखाया जाता है, बताया जाता है, जहाँ पर लिखा गया कि ऐसी प्रथाओं का लोग त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इस तरह से देखो आप फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल और हमारा जो फंडामेंटल राइट है और DPSP है, वहाँ पर हर जगह जो कि समान नागरिक कानून संहिता की बात एक तरह से आप देखो हो रही है, ठीक है। अब देखो समान नागरिक संहिता न बन पाने के क्या कारण, मतलब ये जो कानून है अब तक आज़ादी के 70 साल के बाद भी लगभग क्यों नहीं बन पाया, ये हम समझेंगे कि अब तक ये क्यों नहीं बन पाया। तो देखो यहाँ कुछ कारण बताया जा रहा है कि इस तरह की समान नागरिक कानून संहिता क्यों नहीं लागू हुआ। पहला पॉइंट बोल रहा है कि सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकत, ठीक है। ये जो सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकत के उद्भव से अल्पसंख्यक समुदाय अपने निजी कानून को अपनी अस्मिता समझने लगे, मतलब अपनी पहचान समझने लगे। उनको लगता है, अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनको लगता है कि अगर ये जो निजी कानून है यानी जो हमारे धार्मिक कानून है ये हट जाएंगे तो जो भारतीय समाज का जो हिंदूवाद है वो जो कि हम पे जो कि चढ़ बैठेगा एक तरह से, मतलब जो उनकी जो कानून है वो हमारे ऊपर लागू हो जाएगी और जो हमारी पहचान है एक तरह से हमारी संस्कृति से वो खो जाएगा। तो इस डर इसकी वजह से भी जो कि ये कानून नहीं लागू हो पा रहा है। फिर देखो दूसरा बात ये कहा जा रहा है कि भारत में कानूनी सुधारों के सिलसिले में महिलाओं के अनुभव बहुत संतोषजनक नहीं रहे। मतलब कि कानून सुधार में जो महिला संबंधी कानून सुधार है बहुत सीमित क्षेत्र में महिला सुधार संबंधी कानून बनाए गए, बृहद एरिया में महिला संबंधी जो कानून सुधार है वो नहीं बनाए गए। जैसे देखो कुछ ही क्षेत्रों में बनाए गए। 1980 के बाद देखोगे जो ज़्यादातर कानून है वो दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, बलात्कार, भ्रूण हत्या जैसे मुद्दे पर ही बने हैं, ठीक है। इन कानूनों ने सामाजिक सत्ता संरचना में महिलाओं की स्थिति में तो कोई सुधार
नहीं किया है। साथ ही साथ आप देखोगे महिला आंदोलनों के अनुभवों ने इस समझ को जन्म दिया है कि उनकी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष में राज्य सहयोगी नहीं सकते। देखो जो महिला आंदोलन विभिन्न हुए उससे ये भी एक संदेश जाता है, एक ये मैसेज आता है कि जो ये महिला आंदोलन का संघर्ष है इसमें जो कि राज्य उनको सहयोगी नहीं देता है, ऐसी मतलब विचार जो कि भावनाएं फैल गई है लोगों में। तो इस वजह से देखोगे तो इसका परिणाम ये होता है कि महिलाओं में अविश्वास पैदा हो गया कि हमारे संबंध में ऐसे कुछ कानून बन पाएंगे, इसलिए महिलाएं अब उसके संबंध में आवाज़ भी नहीं उठा रही है, अपनी जागरूकता मतलब जागरूक भी नहीं हो रही थी। इस वजह से भी देखो इस तरह के कानून जो कि नहीं बन पा रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है महिलाओं ने अपने प्रति भेदभाव की नीति के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वही बात ऊपर की बात कही जा रही है जिसकी वजह से कोई खास कोशिश नहीं की गई आपका समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए। देखो कुछ यहाँ पे वे फॉरवर्ड में सुझाव दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आप इसको लागू कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है एक ऑप्शन वैकल्पिक कानून की व्यवस्था के उपलब्धता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर देखो जो धार्मिक कानून है आप उसको रहने दीजिए, उसको आप हटाइए मत, साथ ही है कि आप संवैधानिक कानून भी समान नागरिक संहिता कानून भी बना दीजिए। अब किसी महिला को अगर कोई दिक्कत होता है तो वो चाहे उसके पास ऑप्शन होगा, चाहे तो वो इस कानून के जरिए इसका समाधान ले ले, चाहे तो इस कानून के जरिए मतलब जो अभी समान नागरिक कानून संहिता बना है इसके जरिए जो कि अपना समाधान वो प्राप्त कर ले। अगर उसके पास ऑप्शन होगा तो वो क्या करेगी, खुद ही स्वतः जब देखेगी इसमें उसके अधिकारों की संरक्षण हो रहा है, उसकी बातों को रखा जा रहा है, तो वो स्वतः इन कानूनों को मानना छोड़ देंगे, धीरे धीरे इसकी ओर प्रवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे जो कि एक तरह से देखोगे धीरे धीरे जो समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे ईसाई समाज हो, कोई भी हो, हर किसी भी धर्म का समाज हो, वो जो कि इन कानूनों को स्वीकार करने लगेगा आधुनिक मूल्यों के प्रभाव में। तो इस तरह की बात की है कि एक वैकल्पिक कानून का उपलब्ध निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है। और देखो दूसरा पॉइंट क्या कहा जाए इसके पक्ष की कैसे इसके वे फॉरवर्ड में किया जा रहा है। ये बोला जाए कि जो व्यक्तिगत कानून है यानी जो निजी कानून है यथा समय आवश्यक संशोधन किया जाए, मतलब जैसे समय की डिमांड है, समय की मांग है, उसमें जो कि सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। जैसे देखो आप ट्रिपल तलाक का जो बिल आया था वो जो कि आपका जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की कानून थी या मुस्लिम पर्सनल लॉ था उसके कानून में एक तरह से संशोधन ही है, एक तरह समझो आप, मतलब उस कानून को मान्य नहीं बल्कि इस तरह की बात की गई। तो इससे क्या हुआ, जब ये कानून लागू गया तो अब इस तरह के कानून को अस्वीकार मुस्लिम महिलाएं जो इतनी हैं मतलब मैक्सिमम लोग देखोगे आप, तो जो ये वक्फ बोर्ड की कानून है या पर्सनल लॉ की जो कानून है इसको जो कि अस्वीकार किया जा रहा है। अब ज़्यादातर जो कि इस पे ही इम्फेसिस दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, मतलब जो पुराने कानून है, धार्मिक कानून है, आप उसको समय अनुसार जो धार्मिक मतावलंबी है, मतलब जो धार्मिक गुरु है उनके साथ मिलकर बातचीत करके उस पर संशोधन का भी प्रावधान करना चाहिए हमें। ठीक है, जिससे वो भी जो कि आधुनिकता की ओर आए और रूढ़िगत व्यवस्था की से थोड़ा सा बचे। ठीक है। और देखो कुछ और यहाँ पे दिया जा रहा है, देखो अभी बोला जाएगा कि निजी कानूनों में सुधार के प्रयास के साथ साथ कुछ ऐसे देखो क्षेत्र है जो कि अभी निजी कानून में शामिल नहीं है। तो इन क्षेत्रों को जल्द से जल्द हमको जो कि अपने जो कि संवैधानिक जो कानून है उसके तहत लाना चाहिए। जैसे देखो कुछ मुद्दे, मायके में संपत्ति के हिस्सा, मायके के मकान में रहने का अधिकार आदि, ये जो मुद्दे इन पे जो कि निजी कानून कोई बात नहीं करता है, कोई इसमें प्रावधान नहीं। तो आप ये जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं इनको आप जल्द से जल्द इस पर कानून बना कर इसको लागू कर दीजिए। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे राजनीति और सामाजिक जीवन में रूढ़िवादी धार्मिक एवं सांप्रदायिक शक्तियों के प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करना होगा, मतलब हमें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रचार करना होगा। किसी विधिक कानून का अधिनियम मात्र ही समस्या के निवारण की गारंटी नहीं होता जब तक उसे लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल मशीनरी का अभाव, यानी जो हमारी जो जो मशीनरी है प्रशासन की और राजनीति की, इसको लागू करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। बिना इसके दृढ़ इच्छा शक्ति के लागू किए ये लागू नहीं होगा। तो एक जो हमारी जो सिस्टम है उसका मजबूत होना चाहिए इस मामले में, इसको जो कि अच्छे से लागू करने के लिए। तो ये कुछ आपको सुझाव दिया था कि किस तरह समान नागरिक संहिता जो कि लागू कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये सब कुछ उतने अच्छे पॉइंट नहीं है, कुछ आपसे निकलेगा नहीं इसमें से। अब देखो यहाँ पे एक दहेज वाला पॉइंट है, दहेज स्त्रियों की प्रमुख समस्या, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। अब देखो ये पूरे मैंने इसको पूरा ध्यान से पढ़ा, सब कुछ देख रहे हो, मैंने जगह पे अंडरलाइन भी किया है। तो इसका पूरा सार क्या है, कहीं भी कुछ ऐसा फैक्ट पॉइंट नहीं है, कोई मतलब डेटा नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई समाजशास्त्री का स्टडी नहीं है, कोई समाजशास्त्री का नाम नहीं है जो हमको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे। पूरी चीज़ें जो कि बिल्कुल एस्से की तरह पड़ी हुई है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, चाहे तो स्किप कर सकते हो। इसका PDF जो कि लिंक टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इस चैप्टर का PDF पड़ा है टेलीग्राम पे। तो कुछ खास है, फिर भी चलो 2-3 बातें जो थोड़े इंपॉर्टेंट लगती
सकते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो दहेज है उसकी बात कह रहा है अपने बृहद अर्थ में। अगर दहेज का बृहद अर्थ देखोगे तो दहेज वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिए गए उपहारों की विशिष्ट श्रेणी के रूप में देखा जाता है। यानी जो कन्या पक्ष है वो जो कि वर पक्ष को कुछ उपहार दिया जाता है, कुछ ऐसे कर कुछ उपहार हो सकता है, कुछ संपत्ति हो सकता है, कुछ नगद हो सकता है, कुछ आभूषण हो सकते हैं, कुछ वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, पंखा, जो भी आप देखते हो शादी विवाह में जाते हैं वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे, दहेज की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह की बात कहा जाए। अब देखो जो कानून बना है दहेज संबंधी, तो बोला जाए आज दहेज दोनों ही पक्षों के लिए प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय बन गया, चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष। अगर लड़की पक्ष है तो वो अपनी बिरादरी में ये दिखाता है, अपनी जाति में दिखाता है कि अगर मैंने ज़्यादा दहेज दिया तो मतलब मेरी जो प्रतिष्ठा है वो मेरी जाति में या मेरी बिरादरी में ऊंची है, ठीक है। और लड़के वालों को भी यही लगता है कि अगर हम अधिक से अधिक दहेज लेते हैं तो मेरी प्रतिष्ठा अपने समाज में, अपनी बिरादरी में, अपनी जाति में ऊंची होगी, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो इस तरह की स्थिति है इसकी वजह से इसको और सपोर्ट मिलता है। अब आगे देखो कह रहा है भारतीय कानून द्वारा माना जाता है कि दहेज वह है जो वधु पक्ष द्वारा दामाद को अथवा उसके माता पिता को नकदी अथवा अन्य रूप में जो कुछ दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, दहेज है। कानून जो कि दहेज लेना व देना दोनों को अपराध घोषित किया गया है कानून में, ठीक है। आधुनिक समय में देखो दहेज को वर मूल्य के रूप में भी समझा जाता है, जहाँ पर देखो वर को दिया गया यह मूल्य प्रायः वर की योग्यता, नौकरी और उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करने के कारण कुछ लोग इसे वर मूल्य भी मानते हैं। मतलब कि वर इस योग्य पे आप देखते हो ना, बहुत लोग बोलते हैं कि जो लड़का है वो ये ऐसा काम करता है, ऐसा जॉब करता है, इसकी इनकम इतनी महीने की है। तो लड़की वाले जो होते हैं वो भी देखो आज के समय में देखने को मिलेगा आपको, खासकर गाँव के ग्रामीण समाज में। वो भी कहते हैं अच्छा लड़का इतना पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो इतने में हम शादी कर देंगे। लड़का इतना कम पढ़ा लिखा है तो इतने में शादी नहीं करेंगे, हम और कम में करेंगे। तो इस तरह की स्थिति आपको बात देखने को मिलती है, आज भी हर जगह मैक्सिमम देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसी को क्या बोला गया, वर मूल्य बोला गया। मतलब कि वर की जो योग्यता है, काबिलियत है, जितने उसकी क्षमता है, उस आधार पे जो कि दहेज की डिमांड, तो वही बात का इसको क्या बोला गया, वर मूल्य बोला गया, ठीक है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, जैसे देखो और क्या जाता है, आभूषण दिए जाते हैं, चांदी के बर्तन दिए जाते हैं, कार, ट्रैक्टर आदि वाहन, संपत्ति भी दी जाती है, भूमि, कारखाने, नौकरियां भी, यहाँ तक कि जॉब भी दी जाती है। इस तरह की चीज़ें जो शामिल है वो क्या है, दहेज में आएगा। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आगे, दहेज का स्वरूप और उसकी मात्रा भिन्न जातियों, वर्गों तथा क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब ऐसा कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो जिसे आप कहो कि बस यही दहेज है और इसके अलावा कुछ और दहेज नहीं। ये भिन्न भिन्न अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में, भिन्न भिन्न एरिया में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और आर्थिक सामाजिक स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का एक स्टडी के आधार पर बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश की भूमि स्वामी जातियों में पिता अपनी पुत्री को भूमि और आभूषण देता है। मतलब आंध्र प्रदेश में ये सिस्टम है, जो अगर पुत्री है उसकी शादी हो तो वो क्या, जो भूस्वामी पिता है वो अपनी भूमि का कुछ हिस्सा जो कि पुत्री को देगा और साथ ही आभूषण भी देता है। वह नकदी वर या उसके माता पिता को देता है, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री अपनी पुत्री के नाम पर ही करता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कहा जा रहा है वधु के नाम से धन भी जमा कराया जाता है, इसे उनके लिए ट्रस्ट में रख दिया जाता है, जिसका उपयोग वो कभी भी अपने द्वारा कर सकती है। तो इस तरह की भी स्थिति देखने को मिलती है। फिर देखो आगे बोला जा रहा है भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, नॉर्दर्न इंडिया साइड आप देखोगे, लड़की को बहुत सारे बर्तन देने की परंपरा है, जिसका प्रयोग सामान्यतः सास ससुर ही करते हैं और ये बर्तन उन्हीं के पास रहते हैं। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आगे, विवाह के समय अथवा इसके पश्चात लड़की को जो उपहार दिए जाते हैं उन्हें कहीं कहीं स्त्री धन भी माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि लड़की को दिए गए उपहार उस घर की लड़की को दी गई संपत्ति है, जो उस पति के घर जाने पर अपने मायके को छोड़ने के समय दी जाती है। स्त्री धन की अवधारणा में नारी का संपत्ति अधिकार परिलक्षित होता है। मतलब जो पिता की संपत्ति है उसमें जो कि उसकी बेटी है उसका अधिकार को जो कि स्त्री धन जो कि एक तरह से प्रदर्शित करता है। तो ये भी आप देख लो आप। फिर आगे देखो यहाँ कुछ खास पॉइंट नहीं है, सब वही थोड़ा एस्टर वाला टाइप का पॉइंट है। तो एक तरह से देखोगे ये आज थोड़ा सा ये भी देख लो, आज दहेज की यह कुप्रथा दूसरे समुदायों जैसे मुसलमानों और ईसाइयों में भी व्याप्त हो गई है और वे भी दहेज मांगने लगे हैं। अक्सर विवाह के बाद भी दहेज की लगातार मांग के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति हो जाती है। यहाँ तक कि इसके कारण तलाक की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिससे विकसित परिवारों में वृद्धि देखना है। मतलब इसका क्या परिणाम हो रहा है, एक तरह से जो घरेलू हिंसा है, घरेलू शोषण महिला का वो बढ़ रहा है, साथ ही परिवार का विघटन भी बढ़ रहा है। तो ये इसके सामाजिक इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बातें दहेज के बारे में, कुछ खास नहीं था। आज आप इस टाइप के जो
आपके जो टॉपिक है बेहतर होगा जो आपके अगर न्यूज़पेपर में ऐसे कोई आर्टिकल आते करंट के न्यूज़ आते तो वहाँ से इसको कलेक्ट कीजिए, डेटा फैक्ट वहाँ पे आएगा कुछ, तो वहाँ से करिए। देखो यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन वगैरह जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, यहाँ पे आपका देखोगे चैप्टर नंबर 9 जो कि समाप्त होता है। कल हम चैप्टर नंबर 10 को जो कि देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और जो भी दोस्त अभी चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से यहाँ देखो सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। आप ही के भाई के जो कि चैनल है भाई सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।